Bismillahirrahmanirrahim. My dear students of class first year, today we are going to discuss the collision theory. Collision theory एक theory है जो कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए पेश की गई है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं द कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स या रेट्स ऑफ रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, ये थ्योरी हमें सबसे पहले बताती है कि नंबर 1, द मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। सबसे पहली ज़रूरी बात यह है कि एक मालिक्यूल जब दूसरे मालिक्यूल के साथ रिएक्शन करें तो ये आपस में कोलाइड करें, आपस में टकराएं। उनके टकराने से टकराने बग़ैर कोई भी रिएक्शन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन गैस और आयोडीन, ये आपस में जब तक टकराएंगे नहीं, इनके टकराने से कोई हाइड्रोजन आयोडाइड का मालिक्यूल नहीं बन सकता। तो सबसे पहले मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और फ़र्ज़ करो वो आयोडीन के 2 एटम्स के साथ आपस में टकराते हैं, तो सबसे पहले इन्होंने आपस में कोलाइड करना है। जैसे ये हाइड्रोजन आयोडीन के साथ टकराएंगे, इनका आपस में कोलिजन होगा और इस कोलिजन के नतीजे में हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर एक हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे और दूसरा हाइड्रोजन और दूसरा आयोडीन मिलकर दूसरा हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे। कोलिजन के बग़ैर ये रिएक्शन नहीं हो सकता। नंबर 2 कंडीशन ये है द कोलिजन्स मस्ट बी इफ़ेक्टिव। ये इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोलिजन के 2 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं इफ़ेक्टिव कोलिजन्स और दूसरे होते हैं इनइफ़ेक्टिव कोलिजन्स। तो कोलिजन्स मस्ट बी इफ़ेक्टिव। ऐसा कोलिजन, इतना स्ट्रांग कोलिजन होना चाहिए कि प्रोडक्ट जो है ना वो बन सकें। अगर फ़र्ज़ करो ये हाइड्रोजन और आयोडीन के मालिक्यूल्स स्लोली आपस में टकराते हैं, इनइफ़ेक्टिवली आपस में टकराएंगे, तो इनसे कोई प्रोडक्शन नहीं होगी और कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो तेज़ी के साथ इफ़ेक्टिवली आपस में कोलाइड करेंगे तो इन दोनों से फिर कोई प्रोडक्ट बन सकता है। नंबर 3, द मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस एनर्जी that should be equal to or higher than their activation energy. So students, the molecules must possess energy that should be equal to or higher than activation energy. इतनी एनर्जी उनके पास होनी चाहिए कि वो आपस में कोलाइड करें और प्रोडक्ट बना सकें। अब इनकी एनर्जी इतनी क्यों होनी चाहिए? इसका रीज़न ये है कि बाय हैविंग हायर energy they will be able to overcome the repulsive forces between their electrons। आपको पता है कि फ़र्ज़ करो ये एक मालिक्यूल है, तो दिस इज़ सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ये इनको सराउंड करते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये दूसरा मालिक्यूल है, इस मालिक्यूल को भी इलेक्ट्रॉन्स सराउंड करते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करेंगे।
इस रिपल्शन की वजह से ये एक दूसरे के करीब नहीं आ सकेंगे। तो अगर इनको करीब आना है और आपस में रिएक्शन करना है तो इनको इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए, इनकी एनर्जी इतनी हायर होनी चाहिए कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स का जो आपस में रिपल्शन है उनको ओवरकम कर सकें। तो ये तब होगा जब उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो या उस एक्टिवेशन एनर्जी से भी ग्रेटर हो। फोर्थ नंबर पर ये है कि द मॉलिक्यूल्स मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड, उनका प्रॉपरली ओरिएंट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक रिएक्शन है जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये है टर्शरी अल्कोहल का रिएक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसको अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इससे बनता है फॉर एग्ज़ाम्पल एक टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड बनेगा। इसे बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड और साथ में बनेगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये अगर हम इसको कामयाब करना चाहेंगे तो दो तरीके हैं। एक ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल CH3 ये जो हमारा मॉलिक्यूल है इसके जो आयोडाइड के साथ रिएक्शन है, अगर फ़र्ज़ करूँ ये इस तरफ से इस कार्बन के साथ अटैच हो जाए, या दूसरा तरीका ये है कि ये आयोडाइड जो है वो इस तरफ से आ जाएं। तो हम जानते हैं कि आयोडाइड इज़ अ नेगेटिव स्पीशीज़ और हाइड्रोक्साइड इज़ आल्सो अ नेगेटिव स्पीशीज़, इसलिए ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और आयोडाइड का इधर से आना जो है वो नामुमकिन होगा, इसलिए आयोडाइड इस तरफ से नहीं आ सकता। अगर फ़र्ज़ करो हम एक सपोज़ करें कि आयोडाइड का आयन इस तरफ से आता है और ये फिर हाइड्रोक्साइड आयन को पुश करके उसको रिपेल करके इसको निकाल देता है, तो यस यहाँ से ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। इसलिए कि आयोडाइड का आयन जब इस कार्बन के पास आएगा, उनसे बॉन्ड बनाएगा, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड से यानी फ्रंट से आयोडाइड आयन आकर हाइड्रोक्साइड को डिस्प्लेस या उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये आयोडाइड बैक साइड से आ जाए, अपोजिट साइड से आ जाए और कार्बन के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें, तो ये हाइड्रोक्साइड को निकाल बाहर कर सकता है। इसलिए ये बात ज़रूरी है कि द मॉलिक्यूल्स मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड, इनका प्रॉपर ओरिएंटेशन ज़रूरी है, अदरवाइज़ रिएक्शन अनसक्सेसफुल हुआ करते हैं। यहाँ पर भी मैंने आपको ये दिखाया है कि हाइड्रोजन और आयोडीन जब आपस में मिल रहे हैं तो मैंने इनको प्रॉपरली ओरिएंट करके दिखाया है कि H ने I के साथ मिलना है, दूसरे हाइड्रोजन ने इस आयोडीन के साथ मिलना है, तो इनका आपस में कोलिजन ऐसे होना चाहिए कि हाइड्रोजन आयोडीन के साथ मिले। फ़र्ज़ करो हम इस तरह लिखते हैं कि हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, इसी तरह से हम लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आयोडीन एंड आयोडीन। तो यहाँ पर अगर इन दोनों की कोलिजन हो गई तो चलें इन दोनों का तो बॉन्ड बन जाएगा, हमें एक हाइड्रोजन आयोडाइड मिल जाएगा। लेकिन ये हाइड्रोजन और ये आयोडीन एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, इन दोनों का चूँकि डायरेक्ट कोलिजन नहीं हो रहा, तो इसलिए दूसरे मॉलिक्यूल का बनना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन ये है, जबकि इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन ये है, इससे हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा और इससे हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो दीज आर द 4 पॉइंट्स ऑफ आवर कोलिजन थ्योरी। स्टूडेंट्स, इस थ्योरी के मुताबिक व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ अ रिएक्शन, इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म क्या होता है। सपोज़ कर लें कि हम A2 मॉलिक्यूल को
B2 मालिक्यूल के साथ रिएक्ट कराते हैं और फ़र्ज़ करो इनसे हम AB के 2 मालिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ये आपस में किस तरह से मिलेंगे, तो इसके मिलने का ये तरीका है कि A फॉर एग्ज़ाम्पल एक मालिक्यूल है जिसमें 2 एटम्स हैं, आपस में बॉन्डेड हैं, और B2 जो है ये दूसरा मालिक्यूल है। ये जब आपस में करीब आएंगे और कोलाइड करेंगे तो A और B के दरमियान एक पार्शल बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली जो B का यहाँ पर सॉलिड बॉन्ड है, इसको हम अब डॉट से शो करेंगे क्योंकि इस बॉन्ड ने अभी टूटना है। इसी तरह से A और A के दरमियान जो ये बॉन्ड है इसने भी अभी टूट जाना है और A और B के दरमियान एक न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है। इस स्टेज के ऊपर हम इसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं जिसका नाम है ट्रांजिशन स्टेट। अब ये ट्रांजिशन स्टेट में है। ट्रांजिशन स्टेट से ये मुराद है कि ये हायर एनर्जी स्टेट पर हैं। अब अगर फ़र्ज़ करो इसको थोड़ा सा और पुश किया जाए या इनको और एनर्जी थोड़ी सी दी जाए तो ये आगे चलकर प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन अगर एनर्जी इनसे ली जाए, कम कर दी जाए, एनर्जी का सोर्स हटा दिया जाए तो ये वापस A और B मालिक्यूल में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब हम कहते हैं कि सपोज़ इसको हम मज़ीद एनर्जी देते हैं तो मज़ीद एनर्जी देने पर यहाँ से बॉन्ड टूट जाएंगे और A और B के दरमियान जो नए बॉन्ड की फार्मेशन है वो मुकम्मल हो जाएगी और हमें जो है AB के 2 मालिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो दिस इज़ द मैकेनिज़्म, दिस इज़ द पाथ थ्रू विच अ मालिक्यूल पासेस in order to convert into products. पहले A मालिक्यूल एंड B मालिक्यूल्स हैं which are covalently bonded। ये आपस में जब करीब आते हैं तो they make their partial bonds। ये आपस में partial bond बनाते हैं, जबकि old bonds जो है ना ये breaking के स्टेज पर हैं। These are breaking while these are in the at the stage of formation। तो आफ्टर सम टाइम AB का मुकम्मल और पक्का बॉन्ड बन जाएगा, जबकि BB और AA के दरमियान ये जो बॉन्ड्स थे वो मुकम्मल टूट जाएंगे। इस तरह से हमें प्रोडक्ट जो है ना वो मिल जाएगा। अब हम पढ़ते हैं उनका एनर्जी डायग्राम कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी का वो पाथ आपको दिखाना है कि जिस पाथ पे इन्होंने चलना है या इनसे गुज़र जाना है और तब जाकर यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होनी है। वो कुछ यूँ है कि सपोज़ करें कि ये रिएक्शन पाथ है, दिस इज़ रिएक्शन पाथ जिस पर इन्होंने चलना है और ये उनकी एनर्जी है, मालिक्यूल्स की एनर्जी है। तो सपोज़ करें कि मालिक्यूल की एनर्जी मीडियम है या इस स्टेज पर हैं A2 मालिक्यूल्स और B2 मालिक्यूल्स, तो ये दोनों इस स्टेज पर हैं। अब ये जब स्टार्ट लिया जाएगा और रिएक्शन स्टार्ट होगा तो थोड़ी टाइम के लिए इनको एनर्जी मिलती रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो इस स्टेज पर पहुंचकर उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो जाती है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल EA, और EA से मुराद है एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर आकर AA मालिक्यूल टूट रहा है जबकि BB मालिक्यूल टूट रहा है, लेकिन AB के मालिक्यूल बन रहे हैं। यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हासिल हो चुका है। अब अगर इसको मज़ीद आगे चलाया जाए यानी रिएक्शन का पाथ आगे चले तो फिर ये दोनों आपस में मिलेंगे और मिलकर नए प्रोडक्ट्स की फार्मेशन हो जाएगी। AB प्रोडक्ट बन जाएगा प्लस उसके साथ साथ दूसरा AB प्रोडक्ट जो है ना वो बन जाएगा। अब यहाँ पर जो चांसेस हैं वो 2 किस्म के हैं। वो किस तरह से कि फ़र्ज़ करो ये एनर्जी लेवल है हमारे रिएक्टेंट्स का लेवल है A2 एंड B2 का, जबकि हमारे प्रोडक्ट्स का जो एनर्जी लेवल है इनसे थोड़ा सा हायर है।
अब चूँकि इन दोनों की एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा है, इसलिए इस किस्म का ग्राफ हासिल होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए, कि जिस वक्त एक रिएक्शन एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो उसके लिए हमारा ग्राफ आएगा इस तरह से कि इनकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी पहुंच जाएगी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, और आफ्टर दैट जब प्रोडक्ट्स बनेंगे तो इनके प्रोडक्शन के दौरान जो एनर्जी निकलेगी वो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी, फॉर एग्ज़ाम्पल इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी जो कि E के बराबर है इस स्टेज से ऊपर, और इतनी एनर्जी अब रिलीज़ हो चुकी है। यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वो यहाँ स्टेज तक नहीं पहुँची, बल्कि प्रोडक्ट जो हमारे बने हैं वो एनर्जी, उनकी एनर्जी अपने पेरेंट से ज़्यादा है। लिहाजा हम कहते हैं कि इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो इस रिएक्शंस को एंडोथर्मिक कहा जाता है। फ़र्ज़ करो ये एनर्जी 0 लेवल पर है और ये फॉर एग्ज़ाम्पल 100 के लेवल पर है, जबकि यहाँ पर एनर्जी जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये 60 के लेवल पर है, सॉरी ये 40 के लेवल पर, 40 के लेवल पर है। तो मकसद ये हुआ कि इसको हमने +100 की एनर्जी दे दी और इन्होंने हमें वापस फॉर एग्ज़ाम्पल 60 एनर्जी रिलीज़ कर दी, तो अब इनके पास जो बचती है वो 40 किलो जॉल एनर्जी है। लिहाजा ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। दूसरा जो मुमकिन है वो ये है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इनको 100 किलो जॉल एनर्जी दे दी है, लेकिन जब वो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट बनाते बनाते उनका एनर्जी लेवल नीचे आ चुका है, उनका एनर्जी लेवल फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे आ चुका है, और ये अब सपोज़ कर लें कि किस लेवल पर हैं, दिस इज़ एट द लेवल ऑफ फॉर एग्ज़ाम्पल -40, ये -40 के लेवल के ऊपर हैं। तो अब इससे क्या मुराद है कि इस दौरान इन्होंने जो एनर्जी रिलीज़ की है वो इन्होंने 140 किलो जॉल एनर्जी रिलीज़ की है। अब इन दोनों का जो सम है वो -40 के बराबर है। ये वो एनर्जी है जो कि इस प्रोसेस के दौरान रिलीज़ हो चुकी है। तो अगर किसी रिएक्शन का ग्राफ इस तरह से बन जाए तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ ये बनेगा, एंडोथर्मिक का ग्राफ ये बन जाएगा। इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा और इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव से मुराद है कि इन्होंने ये वाली जो एनर्जी है जो तकरीबन 40 किलो जॉल एनर्जी है ये इन्होंने रिलीज़ कर दी है। तो जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो इनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज अ लेक्चर अबाउट द एक्टिवेशन एनर्जी, mechanism of reaction and energy diagram of a chemical process, that is for endothermic process and exothermic processes. Thank you very much. Thanks a lot.